हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, या हम बात करें ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या रहता है स्टॉक एक्सचेंज में। हमने कल पढ़ा था कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जिसमें ऑलरेडी इशू किए हुए जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो उसका दोबारा बाइंग और सेलिंग हम कर सकते हैं। मतलब कि एक बार कंपनी ने कोई सिक्योरिटीज़ मार्केट में इशू कर दी है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और एक बार इशू होने के बाद में इन्वेस्टर उसे खरीद या बेच रहे हैं आपस में, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि प्रीवियसली बाइंग सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाज डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, टुडे इट इज़ एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर। हम बता ही चुके हैं कि मैं बता ही चुका हूँ कि आपको एग्जैक्टली स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। पहले पहले क्या होता था, लोग ट्रेडिंग फ्लोर पे जाके ही शेयर्स या कुछ डिबेंचर्स वगैरह सिक्योरिटीज़ जो होती थी वो खरीदते थे या बेचते थे। लेकिन आज की डेट में सारा कुछ कंप्यूटर से या ऑनलाइन सारा कुछ हो जाता है। तो उसमें कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जो आपको समझने हैं, और ये स्टेप वाइज ही आपको समझने होंगे क्योंकि ये प्रोसेस एक तरह से कि आपको फर्स्ट स्टेप कौन सा है फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। वैसे अगर आपको फर्स्ट स्टेप याद हो गया तो धीरे धीरे आपको सारे लाइन वाइज सारे याद हो जाएंगे। आपको समझना ध्यान से ज़रूरी है। पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। जो भी हम सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, हमें सबसे पहले सेबी के अंडर रजिस्टर्ड ब्रोकर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई भी शेयर डिवेंचर नहीं खरीद सकते हैं। वो हमें एक तरह से बीच में इंटरमीडियरीज चाहिए ही होता है। जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि कैपिटल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इंटरमीडियरी का। तो ब्रोकर भी जो एक तरह से इंटरमीडियरी है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। तो कोई भी इन्वेस्टर तभी बाइंग या सेलिंग कर सकता है सिक्योरिटीज की जबकि उसके वो एक तरह से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के कंट्रोल मतलब के अंडर होता है। और वो ब्रोकर्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के एक तरह से मेंबर्स होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हम पर्सनस भी हो सकते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टॉक एक्सचेंज में डील करने का, ट्रेडिंग करने का? हमें सबसे पहले एक ब्रोकर हमें चाहिए होता है। वो ब्रोकर जो हमारे बिहाफ पे हमारी तरफ से डीलिंग कर सके, ट्रेडिंग कर सके। मतलब कि कोई शेयर्स डिबेंचर्स हमने खरीदने हैं तो पहले हम उसको बताएंगे, फिर वो हमारे बिहाफ पे हमें खरीद के देगा जिस भी वैल्यू पे होगा। जैसे नॉर्मली अगर अब आज के टाइम में क्या होता है कि आजकल हम ऑनलाइन कर लेते हैं, जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं। तो वेबसाइट में हम एक तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं पहले हम, लेकिन जो वेबसाइट पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं वो वेबसाइट हमारी ब्रोकर बन जाती है। हमें उस ब्रोकर को अपनी कुछ डिटेल्स देनी होती हैं। उसके पास अपने यहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए डीमेट आपको मैं अगले नेक्स्ट वन में बताऊंगा डीमेट अकाउंट क्या मतलब क्या होता है डीमेट का। अब हमें कौन कौन सी डिटेल्स देनी होती हैं? पहला है पैन नंबर। पैन नंबर तब दिया जाता है जबकि हमारी कोई इनकम का प्रूफ हमने देना होता है, क्योंकि पैन नंबर हमारा जो होता है इनकम टैक्स ऑफिस से ही इशू होता है। तो पैन नंबर देने से हमारी टैक्स डिटेल्स जो टैक्स हमारी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो पास ऑन हो जाती है। फिर नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, कि हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, कोई मतलब कि किस एज का है, 18 साल से कम का तो नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसने क्या क्या कर रखी है, ऑक्यूपेशन वो करता क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस, कि वो इंडियन है या एनआरआई है। एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, कि कोई बाहर का है रहने वाला सिटीज़न, बाहर का लेकिन अभी इंडिया में रह रहा है। बैंक अकाउंट डिटेल्स, जिसमें आता है बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। फिर नेक्स्ट है डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स। डिपॉजिटरी आपको वैसे आगे समझ में आएगा तो मैं आगे ही करा दूंगा आपको, यहाँ पे बस समझ लेंगे डिटेल्स ये चाहिए होती हैं। नेम ऑफ एनी ब्रोकर होम रजिस्टर्ड विद होम रजिस्टर्ड, अगर कोई और भी ब्रोकर है जिसके साथ उसका अकाउंट रजिस्टर्ड है तो उसका भी नाम उसमें मेंशन करना पड़ेगा। फिर है क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको एक तरह से यूनिक नंबर मिलेगा जो एक तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी, वो भी उसको नोट रखना पड़ेगा अपने पास। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में ब्रोकर उसका ट्रेडिंग अकाउंट खोल देगा इन्वेस्टर के नाम से। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें वो एक तरह से ब्रोकर का सिलेक्शन कर रहा है कि कौन उसके बिहाफ पर सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करेगा, ट्रेडिंग करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डीमेट अकाउंट खोलने का डिपॉजिटरी के साथ में। अब मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि डीमेट अकाउंट आपको बाद में बताऊंगा और डिपॉजिटरी अकाउंट आपको बाद में बताऊंगा। अब पहले सुन लीजिए डीमेट अकाउंट होता क्या है। डीमेट का एक तरह से फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड। अब डीमटेरियलाइज का मतलब क्या होता है इसमें, पहले पहले जब लोग मुंबई में जाके या कहीं भी जाके सिक्योरिटीज़ खरीदते थे, शेयर्स खरीदते थे, तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलते थे, शेयर सर्टिफिकेट्स, कि इसके नाम पे इतने शेयर्स की ओनरशिप है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, मैं अपने घर से भी शेयर्स खरीद सकता हूँ ऑनलाइन, तो वो मेरे अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में शेयर्स आ रहे हैं।
तो जो उसके मटेरियल फॉर्म थी शेयर्स की, सर्टिफिकेट्स की, वो ख़त्म कर दी गई है और उस चीज़ को बोलते हैं हम डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डिजिटल का मतलब है डीमटेरियलाइज्ड, कि जैसे कि अगर मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं तो वो पैसे जो है मेरे डीमटेरियलाइज हो गए, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब डिपॉजिटरी भी आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। डीमटेरियलाइज अकाउंट या डीमेट अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, या फिर बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, वो हमारा खुल जाता है और वो उस अकाउंट को बोलते हैं जो कि एक इंडियन सिटीजन ही खुलवा सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ में। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? उनका ब्रोकर जो होता है, जो कि उस ट्रेड सिक्योरिटीज़ में इशू, मतलब कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक वाला में ऑनलाइन फॉर्म में कर सकता है। अब यहाँ पे ही आ गया है डिपॉजिटरी एक तरह से ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सिक्योरिटीज़ को होल्ड करती है। अब डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या कुछ भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिक्योरिटीज़ को होल्ड कर रखा है। एट प्रेजेंट इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरी, CDSL एंड NSDL। ये दोनों आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक कंपनीज हैं, क्योंकि इनके साथ में LTD लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी डिपॉजिटरी का इन्वेस्टर के साथ में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में, जैसे यहाँ पे मैंने दिखा भी रखा हुआ, हाँ, डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, यानी कि ब्रोकर होता है, जिसके थ्रू सारी डीलिंग होती है। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट आपको समझ में आ गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे फिलहाल आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, डीमेट पे और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे। डिपॉजिटरी के बारे में आगे आएगा। फिर नेक्स्ट होता है डिप्लेसिंग द ऑर्डर। हमने पहले क्या किया, ब्रोकर का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया सारी डिटेल्स देने के बाद में। फिर हमारा डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में क्या करेगा, जो मैं हूँ जैसे इन्वेस्टर हूँ, मैं कहीं पे सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं एक ऑर्डर प्लेस करूँगा कि मुझे इतने शेयर्स इतने अमाउंट के इस प्राइस पे इस टाइम पे ख़रीदने हैं। तो वो मेरा जो ब्रोकर होगा वो क्या करेगा, मतलब सॉरी इस टाइम पे तो मैं सिर्फ एक तरह से जो प्लेस कर रहा हूँ ऑर्डर को, मतलब कि मैं इसमें ये नहीं देख रहा हूँ कि वो शेयर की वैल्यू वो आएगी कि नहीं आएगी। मैंने बस खाली ये तरह से इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है कि 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस फॉर नॉट मोर देन 500 पर शेयर। मैं उसे ये बताऊँगा कि जब रिलायंस कंपनी का जब शेयर है 500 रुपये तक आ जाए तो मुझे 100 शेयर उसके खरीदने हैं। तो ब्रोकर ऐसा नहीं करेगा आपके बिहाफ पे कि उसका प्राइस 501 रुपये है तो वो खरीद लेगा। जब वो 500 रुपये तक नहीं आता है तब तक वो नहीं खरीदेगा। तो एक तरह से इन्वेस्टर को एक तरह से क्लियरली स्पेसिफाइंग रेंज बतानी चाहिए प्राइस की, कि उसे किस प्राइस पे कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदनी है बेचनी है। क्योंकि अगर 1 रुपये के भी इधर उधर से करोड़ों रुपए आ या जा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत स्पेसिफिकली बताना पड़ता है इन्वेस्टर को। यहाँ पे सिर्फ क्या करें, इन्वेस्टर एक तरह से अपना ऑर्डर दे रहा है कि मुझे इतनी सिक्योरिटीज़ चाहिए या बेचनी है, इस प्राइस पे बेचनी है, वो चाहे जब भी आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस। ब्रोकर क्या करेगा, फिर ऑनलाइन जाएगा, मेन स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा अपने आप को, और उसका बेस्ट जो शेयर है और बेस्ट प्राइस है वो उसके साथ मैच करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मतलब कि मेरा जो इन्वेस्टर है, मैं एक तरह से ब्रोकर हूँ, मेरा जो इन्वेस्टर मुझे कह रहा है कि 100 शेयर्स खरीदने हैं रिलायंस कंपनी के, 500 रुपये से ज़्यादा के नहीं खरीदने हैं। अगर उसका प्राइस 470 का है, 480 का, तो भी वो खरीद सकता है, लेकिन 500 से ज़्यादा होते ही वो नहीं खरीद पाएगा। तो उस केस में उसे क्या करना पड़ेगा, उसका बेस्ट प्राइस चेक करना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल प्राइस क्या चल रहा है। फिर अगर उसका जो प्राइस है 500 रुपये से कम का होता है या 500 तक का ही होता है, तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। एक तरह से एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि उस ऑर्डर को एक तरह से फिजिकल फॉर्म में अप्लाई करना। व्हेन शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट प्राइस मेंशन्ड, इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल, द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड ब्रोकर विल इशू ट्रेड सर्टिफिकेट या कन्फर्मेशन। इसमें क्या करेगा, जो ब्रोकर है वो एक तरह से जो उसकी क्लाइंट का या इन्वेस्टर का जो ऑर्डर था वो प्लेस किया था जिसने थर्ड पॉइंट पे, वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, अप्लाई करेगा, और उसके बाद में उसको एक तरह से इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ जाके एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद में ब्रोकर एक तरह से एक इशू करेगा ट्रेड सर्टिफिकेट या ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप, जिस पे उसके डिटेल्स लिखी होंगी कि भाई कि इस इन्वेस्टर के नाम पे इतने शेयर्स खरीदे या बेचे गए इस प्राइस पे और इस टाइम पे, सारी डिटेल्स उस स्लिप पे मिलेंगी। जैसे एक तरह से रिसिप्ट होती है वो, उसको हम बोलते हैं ट्रेड कन्फर्मेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। आफ्टर ट्रेड हैज़ बिन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स, ब्रोकर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा इन्वेस्टर के नाम पे। उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी कि कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए, उनका प्राइस क्या था, डेट क्या था, टाइम क्या था डील का, कि 5:47 3:46 कितना टाइम था,
ब्रोकरेज उस पर कितनी लगेगी। हर एक ऑर्डर आईडी पे, हर एक ऑर्डर पे एक यूनिक ऑर्डर कोड भी मिलता है जो कि उसे असाइन किया रहता है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में मेंशन किया रहता है, प्रिंट किया रहता है स्टॉक एक्सचेंज से। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। अब इन्वेस्टर को पेमेंट भी करनी है, जैसे अगर उसने परचेज़ किया है और अगर सेल किया तो उसे पैसा भी मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है कि नाउ इन्वेस्टर हैज़ टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड ऑन पे कैश फॉर द शेयर्स बोट। जैसे कि इसको क्या है कि अगर इन्वेस्टर को शेयर बेचने हैं तो उसे डिलीवर करने पड़ेंगे शेयर्स, और अगर उसने खरीदे हैं तो उसे कैश पे करना पड़ेगा। तो दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट को रिसीव करते ही उसे पेमेंट करनी होगी, या बिफोर डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवर ऑफ द शेयर्स टू एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड पे डे। मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी या जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट नोट उसे मिलता है इन्वेस्टर को, उस दिन को हम बोलते हैं पे डे। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है इसको। उस दिन उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट डे मतलब पे डे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पे डे का मतलब क्या होता है, वो पेड़ खाने वाले नहीं है ये, वैसे एक ही चीज़ है, खाने वाले भी एक तरह से सेम ही आप लगा सकते हो कि जिस दिन पेमेंट हो जाती है तो मतलब कि आपके नाम पे वो सिक्योरिटीज़ हो गई हैं तो आप पेड़े भी बोल सकते हैं, याद भी रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेटलमेंट साइकिल। कैश जब पे किया रहता है किसी भी सिक्योरिटीज़ पे, सिक्योरिटी डिलीवर की जाती हैं 1-2 दिन के बाद में, ऑन पे इन डे विच इज़ बिफोर T+2। T+2 का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज, जैसे लिखा भी होगा शायद मैंने। इफ़ ट्रांजेक्शन हैज़ टेकन प्लेस ऑन मंडे देन पेमेंट मस्ट बी गिवन बिफोर वेडनेसडे, मतलब T+2 ट्रांजेक्शन डे एंड 2 डेज मोर। अगर जैसे आप किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपने मान लो पेमेंट आज मंडे को की है या आपने वेडनेसडे को की है, तो आपको वो सिक्योरिटीज़ आपके अकाउंट में मेंशन हो जाएगी फ्राइडे तक। फिर हमारा लास्ट पॉइंट नहीं, एक और पॉइंट है इसके बाद में। फिर हमारा एक सेकंड लास्ट पॉइंट आता है, ऑन T+2 डे स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू अदर ब्रोकर। दिस इज़ कॉल्ड पे आउट डे। पे आउट का क्या मतलब होता है, जिस टाइम हमें पैसे मिल रहे होते हैं और वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए पे आउट डे होता है। तो ब्रोकर देन हैज़ टू मेक पेमेंट टू इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स ऑफ पे आउट डे। मतलब कि पे आउट डे के 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रोकर जो है वो इन्वेस्टर को उसका अमाउंट पे कर देता है, सिंस ही हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ एक्सचेंज। मान लो कि इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। पहले मान लो कि मंडे को मैंने कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है पैसा, मंडे है मेरा T, वेडनेसडे तक मेरे पास सिक्योरिटीज़ मेरे अकाउंट में मेंशन हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसका जो एक्चुअल जो उसके अमाउंट या होगा, जो उसकी वैल्यू होगी, वो मेरे डीमैट अकाउंट में शो होने लग जाएगी डिजिटल फॉर्म में। और मैंने मान लो कि वेडनेसडे को ही वो मैंने चीज़ बेच दी है, सिक्योरिटीज़ बेच दी है। अब T+2 का मतलब क्या होता है कि फ्राइडे को वो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मतलब मेरे अकाउंट में नहीं, ब्रोकर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और ब्रोकर जो है फ्राइडे से लेके 24 आवर्स के बीच अंदर अंदर वो मेरे अकाउंट में पैसे भेज देगा। नॉर्मली ब्रोकर ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है, 24 आवर्स में मैक्सिमम 1-2 घंटे में ही आपके पास पैसे आ जाते हैं। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है हमारा, ब्रोकर जो है एक तरह से डिलीवरी कर सकता है शेयर्स की डायरेक्टली टू इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट। उस इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टर को अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल्स देनी पड़ती हैं और उससे एक तरह से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं कि वो अगर अपना सिक्योरिटीज़ जो है डायरेक्टली अपने BO अकाउंट में लेना चाहता है। तो BO अकाउंट का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट मतलब इसका होता है, या एक तरह से हम इसको डीमैट अकाउंट भी बोल सकते हैं और BO अकाउंट भी बोल सकते हैं। ब्रोकर जो हमारे बिहाफ पे शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहा है वो डायरेक्टली हमारे डीमैट अकाउंट में भी शेयर्स को भेज सकता है, डिलीवरी दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर को अपनी सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी डीमैट अकाउंट की, और उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सारी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेंगी कि भाई किस टाइम पे कितनी डिलीवरी सिक्योरिटीज़ की डायरेक्टली उस इन्वेस्टर के BO अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा भी हो सकता है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद जब पढ़ाई हो जाएगी आपकी पूरी, उसके बाद में अगर आप में शेयर या ट्रेडिंग में बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी आपके लिए प्रोसीजर इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा दुनिया का बड़ा हिस्सा जो है वो इसी बिज़नेस में है, शेयर्स में या इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग वगैरह के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है,
आपको ये प्रोसीजर समझने के बाद में जो मुश्किल पार्ट आता है, वो मुश्किल पार्ट ये होता है कि कौन सा शेयर किस टाइम पे किस प्राइस से बेचना है, खरीदना चाहिए। सिर्फ मेन चीज़ ट्रेडिंग के बिजनेस में सिर्फ यही सोचना होता है कि कौन सा शेयर, कौन सी सिक्योरिटी किस टाइम पे किस प्राइस पे खरीदनी है या बेचनी है। अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो तो लगा के चलोगे, आपका 1 साल में ही कम से कम आपका करोड़ों का तो प्रॉफिट हो ही सकता है। आराम से बैठे बैठे घर बैठे ही कुछ करना है, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको एक तरह से इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपका एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि वैसे शायद इस बुक का नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो मैं आपको अलग से बता भी सकता हूँ। तो उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी कि कौन सी कंपनी प्रॉफिट अर्न करने वाली है और उसमें ही हम इन्वेस्ट करें तो हमारा फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन द स्टॉक एक्सचेंज। उसके हमने पढ़े 10 पॉइंट्स। थैंक यू।